जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिस समस्या से जनमानस जूझ रहा है। हर व्यक्ति परेशान है। प्रदूषण कई प्रकार का। एक तो प्रदूषण जिसके कारण समस्याएं बढ़ रही हैं। हमारे देश में प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। विभिन्न एनजीओज इसमें कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को प्रदूषण से अवेयर हो सके, प्रदूषण से जागरूक हो सकें कि हमें प्रदूषण नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद व्यक्तियों के मन में जब तक ना आ जाए कि हमें प्रदूषण को मुक्त रखना है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और सबसे खास चीज कि प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे हम भी प्रभावित हो रहे हैं, जीव जलचर प्रभावित हो रहे हैं और वायु में जो भी पक्षी हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो जब अगर हमने प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया तो वह दिन दूर नहीं जब हम सब ऑक्सीजन का केन अपनी पीठ पर बांध करके चलेंगे। तो प्रदूषण क्या है? सबसे मुख्य चीज आती है, प्रदूषण क्या है? तो जब अवांछनीय परिवर्तन हो जाते हैं, जो चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अब पेड़ पौधे आपने काट दिए, वहां पर ऑक्सीजन की कमी प्रारंभ हो गई। तो ये जो है जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, जहाँ जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, वहाँ की जब गुणवत्ता प्रभावित होने लगती है तो उसी को प्रदूषण कहते हैं। अब प्रदूषण, भूमि प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं, भूमि प्रदूषण क्या है? तो भूमि प्रदूषण मैंने पहले ही आपको बताया, अवांछनीय परिवर्तन। तो भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में जो भी हम भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण किसी की भी बात करें तो सीधी चीज है, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में ऐसा परिवर्तन, ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव पर, अन्य जीवों पर पड़े और उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाए, वही प्रदूषण कहलाता है। तो भूमि की बात करेंगे तो भूमि का, वायु की बात करेंगे तो वायु का। अब देखिए, भूमि प्रदूषण की अगर हम बात कर रहे हैं तो भूमि प्रदूषण के कारण क्या क्या है? भूमि प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण जो हमारे घरों से नालियां निकल रही हैं, ये नालों में जाती, नाले आगे जाते हैं तो धीरे धीरे वो चेन बनती जाती है। तो घरों से निकलने वाली नालियां, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक, कूड़ा, कीटनाशक का हम बहुत प्रयोग करते हैं और जो वातावरण के धूल के कण हैं, ये सभी भूमि प्रदूषण के कारण बनते हैं। अब हम अगली चीज बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के पास चला जाएं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जानने से पहले हमें ओजोन लेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम आपको बताएं, ओजोन जो है पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की, जहां पर हम रह रहे हैं यहां से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक समताप मंडल क्षेत्र पर ओजोन की एक लेयर बनी हुई है, पतली सी लेयर है। ये जो है इसकी सांद्रता लगभग 10 pm होती है। ये जो है पर्यावरण की रक्षक है और यही ओजोन लेयर है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज, जो पराबैंगनी किरण है, उसको पृथ्वी में आने से रोकती है। अगर ये ओजोन गैस का पतला आवरण खत्म हो जाए तो पराबैंगनी किरण, जो अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य की हैं, ये जमीन पर आने लगेंगी और जैसे ही जमीन पर आने लगेंगी हमारे लिए समस्या होती चली जाएगी। तो अब ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ओजोन लेयर का ह्रास हो रहा है। क्योंकि 30 किलोमीटर की रेंज पर है तो हम लोग क्या करते हैं, 30 किलोमीटर को अगर हम हाइट के हिसाब से देखें तो कोई बहुत बड़ी हाइट नहीं है। हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, वायुयान हैं, ये सभी इससे ऊपर जाकर के उड़ते हैं। 30 किलोमीटर के ऊपर जाकर के जब उड़ान भरते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि जो भी लेयर है फटती है। और जब ये लेयर फट रही है, हालांकि वो जुड़ जाती है चूंकि गैस है,
गैस फॉर्म में है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये समस्या हमारे लिए बनी हुई है। तो हमें ओजोन लेयर को सुरक्षित रखना है। किस प्रकार से ओजोन लेयर को सुरक्षित करेंगे, इसके लिए सबसे ज़रूरी है हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें। हमारे पर्यावरण के माध्यम से ही ओजोन लेयर बनती है, और ये जो ओजोन लेयर है ये उन गैसेस का एक कॉम्बिनेशन है कि अगर गैसेस की वो एक ओजोन जो है ऑक्सीजन का ही रूप है। ओजोन ऑक्सीजन O2 होती है, ऑक्सीजन गैस जिसको हम लेते हैं, और ओजोन जो लेयर है O3 होती है। तो O3 और O2 मतलब सीधा सा कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ही इसके लिए महत्वपूर्ण है, और ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, मतलब पर्यावरण की रक्षा करें। तो हमें क्या करना है कि किसी भी तरीके से इसको बचाना है। ओजोन लेयर हमें बचा करके रखनी है। अगर हमारी ओजोन लेयर नहीं बचती है तो अस्तित्व जो है हमारा भी और वन्य जीवों का भी खतरे में पड़ सकता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? अगर हम ग्रीन हाउस की बात करें तो जैसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस शब्द, तो लगता है कि ग्रीन हाउस मतलब हरा भरा मैदान। तो सीधी चीज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी है, वैश्विक तापमान में जो तापमान हम देख रहे हैं, कहते हैं कि पिछले वर्ष 48 डिग्री मैक्सिमम था, अब 49 हो गया, अब 50 हो रहा है। टेम्परेचर को आप देखें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। यह बढ़ना ही सबसे बड़ी समस्या है, इसको बढ़ने से रोकना है हमें। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस के बारे में, प्रभाव के बारे में इसीलिए लाया गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी, तापमान में वृद्धि, बेंजीन गैस के अधिक प्रयोग द्वारा वातावरण की ओजोन परत कम होने का संयुक्त प्रभाव, क्षीण होने का संयुक्त प्रभाव है। इससे जो है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो इससे जो है संपूर्ण विश्व में और मानव जीवन में वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बराबर ध्यान देना है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट और कहीं ना कहीं ओजोन लेयर दोनों एक दूसरे के पूरक है। चूंकि ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड घटेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस के बारे में हमें समस्या आनी ही आनी है। अतः हमें ग्रीन हाउस के लिए पेड़ पौधों को लगाना है, पर्यावरण को संरक्षित रखना है। अगर हमारा पर्यावरण संरक्षित हुआ तभी ये ओजोन लेयर हमारी सुरक्षित हो सकती है। अगर ओजोन लेयर सुरक्षित नहीं हो पा रही है तो निश्चित है कि जिस दिन ओजोन लेयर हमारी टूट जाएगी, जो हमारा सूर्य का यहाँ पर आ रही है आपकी अल्ट्रावायलेट रेज, ये सभी ज़मीन तक आने लगेंगी और पराबैंगनी किरणें हमें बहुत ही समस्या देती हैं। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में कैडेट्स अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। तो सीधी सी चीज़ है, कैडेट्स कुछ नहीं कर सकता। कैडेट्स क्या कर सकता है? लोगों को जागरूक कर सकता है। वह वृक्षारोपण करना और पेड़ों की कटाई के लिए लोगों को बताएगा, पेड़ों की कटाई के लिए लोग बताएगा, लोगों को प्रेरित करेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा, जल का अपव्यय करेगा, जल को अपव्यय से रोकेगा, और जल के अपव्यय को रोक करके और चीज़ें जो हमारी होंगी, जल के अपव्यय के अलावा जल का अपव्यय रोकेगा, लोगों को कूड़े के निपटान के बारे में बताएगा कि किस तरीके से कूड़ा उन्हें हटाना है, किस तरीके से इन चीज़ों को ख़त्म करना है। इन सब के बारे में एनसीसी कैडेट ही बताता है। तो अब उसके अलावा क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसके अलावा जो घरों से पानी निकल रहा है इसके बारे में लोगों को समझाना, क्योंकि कैडेट्स का काम केवल और केवल समझाने का है, उसके अलावा वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो लोगों को शिक्षित और जागरूक करेगा। अब देखिए, अगला प्रश्न हो सकता है
कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी संरक्षण करने के उपाय कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो संरक्षित कर सकते हैं। सीधी चीज है, एनसीसी कैडेट इस समय बराबर अभियान चला रहा है, पुनीत सागर अभियान। तो वो प्रतीक रूप में लोगों को बता रहा है कि वायु, भूमि, नदी, इन सभी को स्वच्छ रूप में रखना है। वृक्षारोपण पर वृक्षों के अंधाधुंध कटाई से रोकना है। औद्योगिक कचरा, जो भी औद्योगिक कचरा निकल रहा है, इसका पुनः चक्रीकरण करना है। परमाणु कचरे का उन्मूलन करना है। जलाशयों को स्वच्छ रखना है। ये कार्य एनसीसी कैडेट निरंतर कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। रैली के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, किसी न किसी तरीके से वह कैडेट्स जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रदूषण जो है कितने प्रकार का होता है। सभी जानते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जिसको मृदा प्रदूषण भी कहा जाता है। अब एक बात आती, वर्षा के जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए। वर्षा के जल का संरक्षण करने का मूल कारण, देखिए वर्षा का जो भी जल आता है पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। तो जहां पर भी जल स्रोत नहीं है वहां पर कृषि कार्य संभव हो जाएगा। जलापूर्ति, जो पानी देना है, चूंकि वर्षा का जल इकट्ठा हुआ है तो स्टोर कर लिया हमने, तो जलापूर्ति करने में लागत कम हो जाएगी। जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी और ये जो है प्रमुख स्रोत का काम करता है। अब इकोलॉजी, जिसको पारिस्थितिकी कहते हैं, यह क्या है। इकोलॉजी में केवल वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जहाँ पर जीव समुदाय, उसके वातावरण के बारे में, उसका रिलेशंस के बारे में अध्ययन किया जाता है और ये पृथ्वी की जटिल संरचना के बारे में हमें बताता रहता है। अभी हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग बार बार हम लोग चर्चा में सुनते हैं, बार बार आता है। तो ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की वृद्धि के साथ जुड़ी हुई घटना है। ये सभी परिस्थिति के अंतर्गत आता है इकोलॉजी के अंदर। और ओजोन परत हमेशा हमें पराबैंगनी किरणों से ही बचाती है। और जो ओजोन लेयर है, यही जो है पराबैंगनी किरणें जो है उनको छान करके हमारे पास लाती है और हमें शुद्ध चीजें उपलब्ध कराती है। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो है पेड़ काट रहे हैं लोग, पेड़ों के काटने के कारण कौन कौन से हैं, तो अगर हम उसको देखें तो तूफान है, आग है, परजीवी है, मानवीय कारण है, कृषि विस्तार है। इन सभी के कारण पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। मिट्टी के क्षरण के प्रमुख उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। मिट्टी का क्षरण तभी होता है जब लोग पेड़ काटते हैं, उसकी जड़ों में मिट्टी फंसती जाती है, पेड़ नहीं कटते। इस प्रकार से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण को संरक्षित करने का कोई भी दिक्कत। अब कूड़े के प्रकार के बारे में बात करें तो कूड़े के प्रकार के बारे में हम सभी जानते हैं, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ये सभी कूड़े के प्रकार होते हैं। अब हमारे पास नई चीजें आ गई हैं, क्या कि सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा के तरीके क्या हैं। सौर ऊर्जा जो भी हमारी है, जो सूर्य से हमें अल्ट्रावायलेट रेज मिल रही हैं, इनसे जो है हम क्या करते हैं, इनको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके इसको चुंबकीय तरंगों के रूप में आती हैं, एकत्र किया और एकत्र करके हमने जो है इनको सभी को एकत्र करने के बाद हम इन सभी रेज को, सूर्य की जो भी किरणें हमारे पास आई हैं, इनको विद्युत तरंगों के रूप में बदल देते हैं और बदलने के बाद हमारा कार्य प्रारंभ हो जाता है और बिजली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये हमें आसानी से मिलने लगती है। अब इसके फायदे क्या हैं, ये जो है सूर्य जो है, इससे इसके इस्तेमाल से कभी कोई हादसा नहीं हो सकता। बिजली हमें जो सूर्य का जो हमने वेस्ट कर दिया, जिसका हमें कोई प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, उससे जो है हम प्रयोग कर लेते हैं, उसको बिजली के रूप में ले लेते हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो नवीकरणीय संसाधन है। जैसे कहीं कहीं पर पन बिजली संयंत्र लगे हुए हैं, पवन ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं, तो इस तरीके से भी हम बिजली इकट्ठा कर लेते हैं। अब
जो गैर नवीकरणीय संसाधन है वो कौन से हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, आग की लकड़ी है, कोयला है, ये सभी गैर नवीकरणीय है। अब अगर हम बात करें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनके नियंत्रण के उपाय, तो ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे, घर में टीवी, संगीत साधन, इनकी आवाज़ धीमे रखें, वाहन का अनावश्यक हॉर्न न बजाएं, लाउड स्पीकर का प्रयोग न करें, शादी विवाह में बैंड बाजे पटाखे न बजाएं, जिन चीज़ों से ध्वनि ज़्यादा होती है। वायु प्रदूषण की बात करें, हम वृक्षों को काटना कम करें, वृक्ष लगावें, और साथ ही साथ वृक्ष लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण करें। इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। आपको बता दें, मेरी कक्षाएं निरंतर प्रतिदिन सायं 6:30 बजे होती हैं। आप इन कक्षाओं को निरंतर पढ़ते रहें। आपको निश्चित रूप से जो भी कक्षाएं आप पढ़ रहे हैं, इस पे आपको पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई सभी जानकारियां मिलती रहेंगी, और पाठ्यक्रम के साथ साथ आप अपने ज्ञान का वर्धन कर पाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही प्रतिदिन इसको देखते रहें। जय हिंद।